आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिंदी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 7 जिसका टाइटल है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। यदि आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, सवाल हल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक दे दिया गया है। आप जाकर वहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यदि आप इतिहास समझते हुए सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी चाहते हैं, आप रटना नहीं चाहते, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम इसके टाइटल से इसकी शुरुआत करते हैं। टाइटल में दो चीज दिया हुआ, एक दिया हुआ अशोक और दूसरा दिया हुआ है अनोखा सम्राट। सम्राट की बात कर रहा है जिसने युद्ध का त्याग किया, जिसने युद्ध का त्याग किया। तीन चार चीजें जो है टाइटल में काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो अशोक जो नाम दिया हुआ है, दूसरा कह रहा है कि ये अनोखा सम्राट है और तीसरा कह रहा है कि उसने युद्ध का त्याग किया, सेक्रीफाइस कर दिया। दरअसल आज के इस चैप्टर में हमें अशोक के बारे में पढ़ना है। अशोक के बारे में पढ़ने और समझने से पहले हमारे लिए यह जरूरी है कि अशोक के बैकग्राउंड को देखें, उसकी पृष्ठभूमि देखें, उसके आने का मतलब समझें। आखिर अशोक सम्राट जो है कैसे इतना बड़ा सम्राट समझ गया, उसके पीछे कुछ कहानियां होंगी। सबसे पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है वहां से इसकी शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। एक उत्तर वैदिक काल में, ऐसा कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में राजा, उत्तर वैदिक काल में राजा, जो राजा होते थे, जिन क्षेत्रों पर शासन करते थे वो क्षेत्र जन कहलाता था। यानी कि उनका जो इलाका होता था उसे हम लोग जन कहते थे। जैसे आज हम लोग देश कहते हैं, स्टेट कहते हैं, उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल में जो राजा जिन क्षेत्रों पर शासन करते थे वो जन कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में ही आगे बढ़कर क्या हुआ कि अभी भी राजा ही शासन करते रहे, लेकिन इस टाइम में यह हुआ कि ये जो जन था ये अब जनपद कहलाने लगा। अब जनपद कहलाने लगा। राजा जो था अब शक्तिशाली हो गया। जन से जनपद होने का मतलब क्या है? तो जन से जनपद होने का सीधा सा मतलब है कि राजा अब पहले से बड़े क्षेत्र पर शासन करने लगा है। यानी कि राजा अब क्या हो गया? अब राजा पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। और ये इलाका जो है जनपद, ये जन से बड़ा है। असल में हुआ क्या कि कोई जन का राजा दूसरे जन को जीत कर अपना क्षेत्र बड़ा कर लिया और उसे जनपद कहने लगा। ठीक इसी तरीके से आगे चलकर ये जनपद अब महाजनपद कहलाने लगे। महाजनपद कहलाने लगे। यानी कि अब राजा जो था उसका शासन एक बहुत बड़े इलाके पर होने लगा। बहुत बड़े, कुछ जनपद के राजा जो थे शक्तिशाली हो गए और शक्तिशाली होने की वजह से क्या हुआ, इन्होंने अपने आसपास के जो जनपद थे उनको हथिया लिया, उन पे आक्रमण करके उनको अपने में मिला लिया और एक बड़े राज्य की स्थापना की। और वो बड़ा राज्य क्या कहलाया? महाजनपद कहलाया। तो पहले जन था, उसके बाद राजा जनपद पे शासन करने लगा। अब राजा जो है महाजनपद का शासन करने लगा, जो और महाजनपद था, और महाजनपद जो था ये एक बहुत बड़ा इलाका होता था। अब महाजनपद के बारे में कुछ सीखते हैं। जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यानी कि हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध और महावीर जैन दोनों एक ही समय के थे, दोनों एक ही समय के थे। और इनके धार्मिक ग्रंथों में, रिलीजियस बुक में, धार्मिक, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी बुक हैं, जैन धर्म से रिलेटेड जो भी बुक हैं, इनके धार्मिक ग्रंथों में 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। यानी कि इनके टाइम में क्या थे? 16 महाजन पद थे, 16 बड़े बड़े स्टेट थे जो इस भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थित थे। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब हुआ आज का वर्तमान का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा भारत का इलाका, श्रीलंका, बांग्लादेश,
नेपाल, भूटान, ये इलाके जो हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप कहलाते हैं। इस भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपद बुद्ध के समय में मौजूद थे और उसका प्रूफ और साक्ष्य मिलता है। यहां तक क्लियर। इन्हीं 16 महाजनपदों में, इन्हीं हम कह सकते हैं कि ये जो 16 महाजनपद थे, महाजनपद, इन्हीं में से एक महाजनपद जो है काफी महत्वपूर्ण हो गया, जिसका नाम था मगध। 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद जो था काफी महत्वपूर्ण हो गया और ये महाजनपद कहलाया मगध। मगध से 2 नदियां होकर बहती थी, सोन और गंगा। मगध से होकर बहने के वजह से ये मगध का इलाका जो था काफी उपजाऊ था, कृषि के लिए एक बेहतर जगह था। यहाँ पे उपज जो है अच्छी होती थी और राजा को राजस्व अच्छा मिलता था। इससे राजा जो है शक्तिशाली होता चला गया। मगध के राजा जो है अपने आसपास के जो महाजनपद थे उसको जीतते गए और उसको अपने में लगातार मिलाते गए। ये प्रक्रिया काफी दिनों तक चली और लास्ट में आता है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के समय में फिर महाजनपद कोई बचता नहीं है। लगभग महाजनपद जो है मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं और सम्राट अशोक के शासन काल में अभी वर्तमान का अगर आपको बताया जाए तो पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर पश्चिम बंगाल तक, नीचे जो है लगभग दक्षिण तक सम्राट अशोक का इतना बड़े क्षेत्र पर शासन था। और वो कहाँ का राजा था? वो था इसी मगध महाजनपद, जो शुरुआत हुई थी महाजनपद से, उसी महाजनपद का राजा था। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, और चीजें समझने जरूरी है। इस मगध के विकास करने का महाजनपद तो 16 थे, लेकिन आखिर मगध ही क्यों इतना ज्यादा विकास कर सका? उसके लिए इसके कुछ राजा जो थे काफी अच्छे राजा कहे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं, प्रतापी कहे जा सकते हैं, या कहा जा सकता है कि मगध के कुछ राजा जो हैं योग्य हुए। उनमें से बिंबिसार था। उसके बाद अजातशत्रु का नाम लिया जा सकता है, अजातशत्रु का नाम लिया जा सकता है, उदयन का नाम लिया जा सकता है। इसी के समय में पाटलिपुत्रा को मगध का साम्राज्य का राजधानी बनाया गया। उसके बाद जो है सीधा आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग हमेशा नाम सुनते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य का। ये भी जो है मगध साम्राज्य से रिलेटेड था और चंद्रगुप्त का मौर्य का जो पोता था वही सम्राट अशोक था। और इसी के बारे में हमको पढ़ना है, इसी सम्राट अशोक के बारे में हमको पढ़ना है। सम्राट अशोक कौन था? तो सम्राट अशोक मगध का सम्राट था, राजा था। अशोक कौन था? तो अशोक जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अशोक के पिता का नाम क्या था? तो अशोक के पिता जो थे बिंदुसार थे। यानी ये कहा जा सकता है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का पोता जो था अशोक था। अब यहाँ से एक चीज समझते हैं कि मगध साम्राज्य में कई राजा आए, कई वंश आए और उन्होंने शासन किया, लेकिन मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और कहा जाता है इसने चाणक्य या कौटिल्य नामक एक विद्वान के सहायता से शासन को अपने हाथ में ले लिया, यानी कि शासन को अपने कब्जे में कर लिया। आगे चलकर इसी चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंशज था अशोक, इसने मगध साम्राज्य पर शासन किया। दरअसल इसी अशोक सम्राट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जिस अशोक के बारे में हमें पढ़ना है और यहाँ पे कर रहा है एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, तो इसी अशोक के बारे में बात किया जा रहा है। ये अशोक जो है महाजनपद, आज वर्तमान का मगध का जो आज वर्तमान बिहार का सोन और गंगा नदी के बीच का जो इलाका है वही मगध का इलाका कहलाता था और वहाँ का राजा अशोक हुआ। दरअसल अक्सर हम नोटों और सिक्कों पर जिन शेरों की चित्र देखते हैं वो असल में अशोक सम्राट के द्वारा बनवाया गया है। अशोक सम्राट के द्वारा पत्थरों को काट कर इन शेरों की चित्र बनाई गई है। जैसे हम जो शेर देखते हैं कहाँ, तो नोटों पे देखते हैं और सिक्कों पर देखते हैं। ये शेर जो है जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह भी है, आज वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय चिन्ह भी है।
जिन्हें राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल सिंबल कहते हैं, नेशनल सिंबल, यह भी किसके द्वारा बनाया गया है? यह भी अशोक सम्राट के द्वारा बनवाया गया था और पत्थरों को काट कर इन शेरों को बनाया गया है। ये शेर एक दूसरे के तरफ पीठ किए हुए हैं और 4 शेर जो हैं एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। आज ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल सिंबल है। एक बार फिर टाइटल को देखते हैं और टाइटल में लिखा हुआ है कि अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है यही है। सम्राट अशोक का जो बदलाव आता है, जो महान बनने की जो प्रक्रिया शुरू होती है, वो लगभग यहीं से शुरू होती है। इसको हम समझते हैं। दरअसल सम्राट अशोक कहता है, सम्राट अशोक ने किया है कि कई सारे अभिलेख लिखवाए हैं, अभिलेख लिखवाए हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? तो अभिलेख कहा जा सकता है कि कठोर सतह या हार्ड सरफेस पे, हार्ड सरफेस या कठोर सतह पर जब खोद कर कोई चीज लिखा जाता है, गोदते हुए कोई चीज लिखा जाता है या उस पे उत्कीर्ण किया जाता है उसको, तो वो अभिलेख कहलाता है। ये कठोर सतह पत्थर हो सकते हैं या ये कठोर सतह धातु हो सकते हैं। सम्राट अशोक के द्वारा कई ऐसे अभिलेख लिखवाए गए हैं जो पत्थरों पर खोद कर सम्राट अशोक ने अपने उपदेश, अपने विचार, अपने संदेश इन पत्थरों पर खोद कर लिखवाया ताकि लोग इसको पढ़ें और इसका पालन करें। तो इस तरीके से सम्राट अशोक के द्वारा बहुत सारे अभिलेख लिखवाए गए हैं जहाँ से पत्थरों पर लिखे हुए बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जैसे तक्षशिला में इसका प्रूफ मिलता है, अभिलेख मिलते हैं। और कहा जा सकता है कि कंधार में मिलता है, कंधार में, कलिंग में मिलता है ना। उसके बाद रामपुरुआ में मिलता है, रामपुरुआ, लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज एक जगह है, यहाँ भी अभिलेख मिलता है। कौशाम्बी में भी अभिलेख मिलता है। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं कि बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ सम्राट अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं। जैसे और भी बहुत सारी जगह है जहाँ सम्राट के अभिलेख आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी एक अभिलेख में सम्राट ने एक युद्ध का जिक्र किया है और उसे हम कलिंग युद्ध कहते हैं। इसी एक अभिलेख में, इन्हीं एक अभिलेखों में सम्राट कहता है कि मैंने एक युद्ध किया अपने राजा बनने के 8 साल बाद। सम्राट अशोक कहता है इस अभिलेख में कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने क्या किया, कलिंग पर विजयी की, कलिंग को जीता। कलिंग कहाँ है? तो आज वर्तमान में उड़ीसा का जो ये तटवर्ती इलाका है, उड़ीसा राज्य का जो समुद्र से सटा हुआ जो इलाका है, उसे हम कलिंग कह सकते हैं। सम्राट अशोक ने इसी कलिंग को क्या किया, जीता। और सम्राट अशोक कहता है कि इसको जीतने के चक्कर में 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए। फिर आगे अशोक कहता है कि 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, बंदी बनाए गए। अपने अभिलेख में ये सारा चीज बता रहा है कि मैंने अपने शासन के 8वें साल में, राजा बनने के 8वें साल में कलिंग पर आक्रमण किया और उसको जीता। और इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग जो है इसमें बंदी बनाए गए। उसके बाद फिर ये कहता है अशोक कि इतने खून खराबा देखने के बाद, इतना जो है खून खराबा देखने के बाद उसका दिल जो है दुखी हो जाता है और उसको लगता है कि उसने जो है ये काम गलत किया है। राज्य को जीतने के लिए, क्षेत्र को जीतने के लिए इतने सारे लोगों को मारना ठीक नहीं है, ये गलत है। इस खून खराबा से, मार काट से उसका दिल जो है पिघल जाता है और अशोक सम्राट यह निश्चय करता है कि आने वाले भविष्य में वो कभी भी युद्ध नहीं करेगा। अशोक कहता क्या है कि वो युद्ध का त्याग कर देगा, युद्ध का त्याग कर देगा। क्यों करेगा? सवाल ये उठता है
उसने खुद लिखा है कि क्यों मैंने युद्ध का त्याग किया। तो वो कह रहा है कि जब किसी स्वतंत्र राज्य को जीता जाता है, खुद बता रहा है उसी अभिलेख में कि जब किसी स्वतंत्र राज्य को जीता जाता है तो उसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, उसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। और यह भी कह रहा है कि वैसे लोग जो अपने सगे संबंधियों मित्रों से प्यार करते हैं, और वैसे लोग भी जो अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अशोक कहना चाहता है कि समाज में वे लोग भी मारे जाते हैं जो नॉर्मली जो है शरीफ होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। फिर कहता है अशोक कि इस युद्ध में न केवल किसी के मित्र प्यारे सगे संबंधी मारे जाते हैं, ऐसे लोग भी मारे जाते हैं जो दयावान होते हैं, जो नौकरों के साथ दासों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वैसे लोग भी मारे जाते हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण भी मारे जाते हैं और श्रमण भी मारे जाते हैं। कहता है कि स्वतंत्र राज्य को जब जीता जाता है तो उस समय सगे संबंधी एक दूसरे के सगे संबंधी मित्र लोग मारे जाते हैं। ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। अच्छे लोग भी मारे जाते हैं। अच्छे, ऐसा नहीं है कि युद्ध में सिर्फ बुरे लोग मारे जाते हैं। अच्छे लोग का मतलब वो है कि जो दयावान है, दूसरे किसी पर दया करते हैं और दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। दास और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार, यानी कि ये चीज जो है युद्ध जो गलत है। अब फिर अशोक कहता है कि पहले ये बताया कि कहाँ युद्ध किया, कितने लोग मारे गए। फिर वो कहता है कि मैंने युद्ध का त्याग किया। क्यों त्याग किया? तो ये सारे वजह हैं कि उसमें जो है बहुत सारे लोगों के सगे संबंधी, मित्र, ब्राह्मण, श्रमण, यहाँ तक कि अच्छे लोग भी मारे जाते हैं, और ये जो है एक बढ़िया चीज नहीं है। फिर अशोक कहता है कि बलपूर्वक किसी के ऊपर शासन करने से अच्छा है कि धम्म के माध्यम से उसके दिल को जीता जाए। बलपूर्वक यानी कि युद्ध करके, मारपीट करके किसी पे शासन करने से अच्छा है। यहीं पे सम्राट अशोक जो है एक अनोखा सम्राट बन जाता है, जो अपने प्रजा के साथ एक गार्जियन की तरह बिहेव करता है और कहता है कि बलपूर्वक शासन करने से अच्छा है, बलपूर्वक किसी के ऊपर बलपूर्वक शासन करने से अच्छा है कि उसको धम्म के माध्यम से उसके दिल को जीता जाए, उसके दिल को जीता जाए। धम्म क्या है? सवाल ये खड़ा होता है। कह तो दिया कि बलपूर्वक शासन न किया जाए और धम्म के माध्यम से जो है दिल को जीता जाए। अब समझना ये है कि धम्म क्या है। तो धम्म दरअसल धर्म का सीधा सा मतलब धर्म से है। संस्कृत में जिस शब्द को हम धर्म कहते हैं, जिसे आज हम मजहब कहते हैं, ठीक उसी का एक लैंग्वेज जो है, उस समय में लैंग्वेज प्रचलित था। अशोक के टाइम में वो लैंग्वेज उस महाद्वीप में बोले जाते थे, उसे प्राकृत भाषा कहा जाता था, और प्राकृत भाषा में ही धर्म को धम्म कहा जाता है। उसने कहा कि बलपूर्वक शासन करने से अच्छा है कि धम्म के माध्यम से उसके दिल को जीता जाए। अब सवाल ये उठता है कि अशोक का धम्म क्या है? अशोक का धम्म क्या है? बहुत सिंपल है। अशोक का धम्म जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अशोक ने कहा इसमें कर्मकांड शामिल नहीं होंगे, किसी भी तरीके के कर्मकांड शामिल नहीं किए जाएंगे। देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि हमारे धर्म में देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है। व्रत, उपवास, यज्ञ, अनुष्ठान, ये सब करना ठीक नहीं है, यानी कि इसको ना किया जाए तो बेहतर है। उसने अपने धर्म में कहा कि कर्मकांड, मेरे धर्म में कर्मकांड शामिल नहीं है, देवी देवताओं की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, व्रत और उपवास करने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, और ना ही अनुष्ठान करने की जरूरत है।
तो उसने कहा कि अनुष्ठान करने से कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन उस संसाधन का अगर दूसरे जगह इस्तेमाल किया जाए तो बेशक उससे ज़्यादा कहीं फायदे मिलेंगे। ये सारी बातें अशोक ने अपने धम्म में कही। अशोक इसलिए जो है क्या है कि महान हो जाता है इन सारे चीज़ों की वजह से। एक ऐसा राजा जिसका दिल जो है पिघल जाता है युद्ध करने की वजह से, जबकि राजा का काम ही होता है युद्ध करना, क्षेत्र जीतना, अपने लोगों को सम्मान आगे बढ़ाना। लेकिन अशोक सम्राट एक ऐसा राजा था जिसका दिल जो है युद्ध से भर गया, नफरत हो गया, और उसने युद्ध को हमेशा के लिए त्याग दिया और धर्म का रास्ता अपनाया। और उसने कहा धर्म का रास्ता जो है आपको सत्य की तरफ ले जाएगा, इसमें किसी भी तरीके के कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी तरीके के व्रत उपवास और यज्ञ और अनुष्ठान करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध के विजय के उपरांत कहा गया। अब सम्राट अशोक द्वारा किए गए कुछ कार्यों का उल्लेख कर देना भी यहाँ बेहतर होगा, जिसे सम्राट अशोक ने कुछ काम किए वो भी जानना हमारे लिए जरूरी है, समझना हमारे लिए जरूरी है। तो क्या ऐसे काम किए अशोक ने? तो अशोक सम्राट ने न केवल धर्म से रिलेटेड काम किए, बल्कि उसने सड़कें बनवाई और इन सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवाए। उसके बाद इसने कुएं खुदवाए। आगे चलकर इसने जो है विश्राम गृह बनवाए, विश्राम गृह यानी कि विश्राम गृह कह सकते हैं कि गेस्ट हाउस बनवाया, यात्रियों के लिए गेस्ट हाउस बनवाया। ये सारी कामें की। और सबसे बढ़कर इसने मनुष्य एवं जानवरों के लिए क्या किया? चिकित्सालय बनवाया। चिकित्सालय यानी कि अस्पताल बनवाया। तो ये देख रहे हैं अशोक के द्वारा कुछ कामें भी की गई हैं, जिसमें सड़कें बनवाई गई, कुएं खुदवाए गए, विश्राम गृह गेस्ट हाउस बनवाया गया और मनुष्य एवं जानवरों के लिए चिकित्सालय बनवाया गया। समझ में तो आता है कि मनुष्यों के लिए अस्पताल बनवाया जाए, लेकिन सम्राट अशोक इसीलिए अनोखा सम्राट कहलाता है कि उसने न केवल मनुष्यों का ध्यान रखा बल्कि जानवरों का भी ध्यान रखा। अपने राज्य में उसने कह दिया था कि किसी भी तरीके की जानवरों की हत्या नहीं की जाएगी। सम्राट अशोक ने यह घोषणा कर दिया था। और एक अभिलेख से यह पता चलता है कि सम्राट अशोक ने कहा कि मेरे इस युद्ध से पहले, कलिंग के युद्ध से पहले, राजाओं के रसोई में रोज जो है सैकड़ों जानवर मारे जाते थे, लेकिन आज के रसोई में सिर्फ जो है 3 जानवर मारे जाते हैं, जिनमें 2 मोर और 1 हिरन जो है मारा जाता है खाने के लिए। लेकिन आगे चलकर इसको भी खत्म कर दिया जाएगा, इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरीके से अशोक के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनोखी है, जो अन्य किसी राजाओं में देखने को नहीं मिलती। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक यू।